अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी, टेम्परेचर एंड हीट हमारी मेन हेडिंग है। टेम्परेचर एंड हीट, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये इसके आने के चांसेस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर एज लॉन्ग क्वेश्चन कोई बनाएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टेम्परेचर एंड हीट। एज शॉर्ट क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से करना है। लेकिन अगर बोर्ड में आए एज लॉन्ग क्वेश्चन तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले नंबरिंग भी डालते जाएं साथ साथ। सबसे पहले जो है हमारे पास ये जो बोल्ड हुआ है ये हमारी सब हेडिंग आएगी टेम्परेचर की। जी, कोई ऑब्जेक्ट कितना शदीद गर्म या कितना शदीद ठंडा होता है उसको उसका टेम्परेचर कहते हैं। लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना शदीद गर्म या ठंडा होगा वो उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये पेपर में टेम्परेचर की डेफिनेशन आती है तो इसके साथ खुद से आगे लिख लें छोटा सा करके यूनिट। जो टेम्परेचर का यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है केल्विन होता है। तो यूनिट लिख दें, इट्स यूनिट इज केल्विन। बड़ा कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी टेम्परेचर के यूनिट्स। तो अभी तक हमने कहा कि मेन हेडिंग आ गई टेम्परेचर एंड हीट, और सब हेडिंग हमारे पास आ गई जो बोल्ड हुआ है इसमें टेम्परेचर की। और हमने कहा कि टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना शदीद गर्म या ठंडा होता है वो उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। और साथ में हमने यूनिट खुद से लिखा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। उसके बाद डायरेक्ट नीचे चले जाएं, पेज के एंड में आपको एक और हेडिंग नजर आएगी, बोल्ड हुई डेफिनेशन नजर आएगी। इसमें हेडिंग आप खुद से डालें हीट की। तो हमने दूसरे नंबर पे हीट की हेडिंग डालनी है। ये जो पैराग्राफ बोल्ड हुआ है इसके ऊपर। हीट क्या होता है? हीट एनर्जी की एक किस्म है और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब ट्रेवल करती है जब दोनों बॉडीज जो हैं वो थर्मल कांटेक्ट में हो और दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो। रिपीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी की एक किस्म है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब ट्रेवल करती है जब दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में हो। थर्मल कांटेक्ट के बारे में अभी बताते हैं क्या चीज है। और प्लस दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो डेफिनेशन के बाद इसके साथ आप यूनिट लिखें, खुद से लिखें, यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो हीट जो है एज शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन के साथ हमने लिखना है यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो हीट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 जो है वो है एक्सप्लेनेशन का, और वो बिल्कुल स्टार्ट से है, व्हेन से लेके और अप टू बॉडी तक, यानी कि यहाँ तक जो है इस वक्त जो बोल्ड हुआ है बीच में जो हमारे पास मौजूद है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन निकाल के, ये डेफिनेशन बीच में नहीं लिखनी, डेफिनेशन निकाल के जो बोल्ड हुआ है ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में हमने बताना है कि कोई भी बॉडी जो होती है उसको टच करके जो है वो हम बता सकते हैं कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। जिस तरह हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल को हाथ लगाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका फ्लेम जो है वो गर्म है। आइस को हाथ लगाएंगे तो हम कहेंगे ये ठंडा है। तो किसी चीज का टेम्परेचर मालूम करने के लिए सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उसको टच करके हम बता सकते हैं ये ज्यादा गर्म था या ये कम गर्म था। लेकिन ये तरीकाकार अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमें टेम्परेचर की मिलती है। और ये रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज को टच करना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। कुछ चीजें शदीद गर्म होती हैं, हाथ लगाने से हमारा हाथ जल सकता है। तो इट इज नॉट ए करेक्ट मेथड। हमेशा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए टेम्परेचर मैयर करने के लिए। तो ये हमारे पास थी एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन हमारी हेडिंग नंबर 3 थी। उसके बाद हम आते हैं हेडिंग नंबर 4 की तरफ। हेडिंग नंबर 4 जो है वो आप साइड पे कहीं पे भी लिख लें। ये टॉप पे भी जगह खाली है, ये डू यू नो के ऊपर भी जगह है, या रफ पेज पे लिख लें अपने लिए इस वक्त। हेडिंग नंबर 4 है थर्मल कांटेक्ट। खुद से लिखें थर्मल कांटेक्ट, रफ पेज पे बेशक लिख लें। ये थर्मल कांटेक्ट का लफ्ज जो है ये हीट की डेफिनेशन में भी आया था। तो हम बात करते हैं थर्मल कांटेक्ट क्या है, पहले लिख लें फिर मैं इसकी वजाहत करता हूं। When two bodies at different temperature, when two bodies at different temperature are joined together, then they are said to be in thermal contact. Then they are said to be in thermal contact. मैं दोबारा रिपीट करता हूं। थर्मल कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन लिखें। When two bodies at different temperature are joined together, then they are said to be in thermal contact. तो हमारी हेडिंग नंबर 4 थी थर्मल कांटेक्ट की, और हमने इसमें ये बताया कि दो डिफरेंट बॉडीज हैं, अगर उनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है और उनको आपस में जोड़ दिया जाए, डिफरेंट टेम्परेचर वाली दो बॉडीज को आपस में जोड़ दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो फिर वो कहलाते हैं थर्मल कांटेक्ट में। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करके जा सकता है, तो वो थर्मल कांटेक्ट में मौजूद है। और टेम्परेचर जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करता है। थर्मल कांटेक्ट की आपको एग्जांपल जो है, यानी कि थर्मल कांटेक्ट के बाद हेडिंग नंबर 5 जो है एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। टू स्टोर से लेके ये हमारे पास है थर्मल कांटेक्ट की एग्जांपल और टेम्परेचर तक। तो ये हमारी हेडिंग नंबर 5 एग्जांपल्स, ऑब्वियसली थर्मल कांटेक्ट के बाद आ रहा है तो इसी की एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जब हम आइस को स्टोर करते हैं, बर्फ को स्टोर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी वुडन बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, थर्मो फ्लास्क के अंदर बंद कर देते हैं, या बर्फ के ऊपर कोई कपड़ा डाल देते हैं। जैसा कि ये कपड़ा डालने का मतलब ये है कि मार्केट में जब उनके पास बड़ी बड़ी बर्फ के ब्लॉक होते हैं तो वो उनके ऊपर कपड़ा डाला होता है उन्होंने। घरों में नहीं ऐसा करते हैं। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो उसका थर्मल कांटेक्ट है हवा के साथ जो है, यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ उसका थर्मल कांटेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाए या कम से कम कर दिया जाए, ताकि जो है वो हीट जो है, बाहर की हीट जो है उनके अंदर ट्रेवल कम से कम हो। तो थर्मल कांटेक्ट को कम करने से जो है, जिस तरह वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल किया, बाहर का टेम्परेचर जो है उसमें अफेक्ट ना करे, फ्लास्क का इस्तेमाल किया, बाहर का हवा का टेम्परेचर, इर्द गिर्द का टेम्परेचर उस पर अफेक्ट ना हो, तो ये डिसकनेक्ट करने के लिए जो है वो हम वुडन ब्लॉक थर्मोफास्ट फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं और कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आइस जो है वो मेल्ट देर से होती है। सिमिलरली कप ऑफ टी जो होता है वो अगर हम रख दें टेबल पे तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो चाय ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि बाहर वाला टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर में डिफरेंस है। हीट जो है वो कप की ट्रेवल कर जाती है हवा में, आहिस्ता आहिस्ता से जो है वही टेम्परेचर अख्तियार कर लेती है जो हवा का टेम्परेचर था। तो इस तरीके से जो है वो हीट ट्रेवल करती है, और थर्मल कांटेक्ट जो है दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में ज्वाइन होने को कहते हैं अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मौजूद हों। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की है। और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर लें जो मैंने बोल्ड किया है, या फिर खुद से अलग से लिख लें, क्योंकि इसमें हमने चेंजेस करनी है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहीं पे भी लिख सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने, मैं डेफिनेशन पहले रिपीट करता हूँ, लिखता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी अंटिल, यहाँ तक तो ठीक है। अंटिल के बाद हमने ये आगे कट कर देना है। तो हमने कहा
heat flows from a hot body to a cold body until both bodies have the same temperature until both bodies have the same temperature, which is known as thermal equilibrium. तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप खुद से एक दफा लिख लें, या यहीं पे आप लिखना चाह रहे हैं तो मैंने कहा है यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी अंटिल, उसके बाद आपने लिखना है बोथ बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, until के बाद both bodies have the same temperature which is known as thermal equilibrium। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने ये की है कि हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है, और ये तब तक ट्रेवल करती रहती है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम वी से डैट बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी अंटिल बोथ बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर व्हिच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 6 थी, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन जो है ऑब्वियसली थर्मल इक्विलिब्रियम की है, जो कि टेक टू बॉडी से स्टार्ट होती है और अप टू टेम्परेचर तक। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का जो ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन की है, इसी की सॉरी डेफिनेशन की है, इसी की एक्सप्लेनेशन जो है इसने अपने अल्फाज में उसी चीज को रिपीट किया हुआ है। वो कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का टेम्परेचर मुख्तलिफ है, एक गर्म है और एक ठंडी है, अगर हम दोनों को आपस में जोड़ दें तो हम देखेंगे कि हॉट बॉडी जो है वो हीट रिलीज करती जाएगी, उसकी टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हॉट बॉडी जितना टेम्परेचर रिलीज कर रही होगी कोल्ड बॉडी उतना ही गेन कर रही होगी, और ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये हमारे पास जो इस वक्त बोल्ड हुआ है, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है, हेडिंग नंबर 7। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएं। नेक्स्ट पेज में टॉप पे हेडिंग डालेंगे आप एनर्जी इन ट्रांजिट, बोल्ड हुआ भी नजर आएगा आपको, एनर्जी इन ट्रांजिट। ये एनर्जी इन ट्रांजिट की डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया गया है। वो कहता है कि हीट का दूसरा नाम एनर्जी इन ट्रांजिट भी होता है, क्योंकि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो दूसरी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन चूंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आए तो हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो हमने एक सब हेडिंग डाल के एनर्जी इन ट्रांजिट, और फिर हमने लिख देना है कि हीट जो है उसको एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं, यानी कि दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो जाना। और जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है, उसकी पर्सनल एनर्जी कह सकते हैं, कि वो अब उसका हिस्सा बन गई, या वो वहां से कहीं और तब जाएगी जब किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब तक ज्वाइन ना हो जाए। उसके बाद जो बोल्ड हुआ है, अब यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरनल एनर्जी, वो बेसिकली यहाँ पे आ गया है। अब हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी की, और इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन सामने मौजूद है, मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो चैप्टर 6 में हमने पढ़े थे, ठीक है। और जो कोई भी हमारे पास मैटर हो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, कभी वो अट्रैक्शन की वजह से रुकते हैं थोड़े लम्बे के लिए, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स की वजह से जो किसी सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, इनको अगर हम प्लस कर लें तो वो उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। लिखा हुआ है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिनका ताल्लुक एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह से, एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने प्लस कर देना है, और
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी प्लस करनी है? जिसकी इंटरनल एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं उसके एटम और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस कर दें तो वो ओवरऑल उस बॉडी की जो है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हेडिंग आएगी फैक्टर्स की, जो कि हमारी हेडिंग नंबर 10 है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स में हमने क्या बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, काइनेटिक एनर्जी पे और पोटेंशियल एनर्जी पे। तीन चीजों पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि डेफिनेशन में मौजूद है। ऑब्वियसली ये बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात हमने की मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कम होगी और ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था थर्मोमीटर एंड हीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।